अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज बिल्कुल तारिक फतेह साहब जैसे कि हमारे साथ हैं, आप सभी जानते हैं तारिक साहब को किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे हिस्ट्री की। और जैसे कि मेरे ख्याल है 2 दिन के बाद जो है वो सुभाष चंद्र बोस साहब का जो है वो 125वां योम पैदाइश शायद मनाया जा रहा है, बर्थ एनिवर्सरी है सर उनकी। तो उस पे मैं देख रही थी कि कहीं पे कोई बंगाल की किसी जगह पे जा रहे हैं मोदी जी भी, और वहां पे कोई इवेंट होगा तो उसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है। जो वहां के लोग हैं या वहां के जो लीडर्स हैं वो उनको पसंद नहीं कर रहे उनका आना, और अजीब अजीब खैर बातें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे बोस साहब की, और आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या हिस्ट्री है और क्या उनकी पर्सनालिटी थी, क्या शख्सियत थी, क्या काम थे, ताकि नई जनरेशन को भी कुछ पता चल सके उनके बारे में। देखिए, नेताजी की सुभाष चंद्र बोस का एक बड़ा गहरा ताल्लुक था जो इस वक्त पाकिस्तान है उससे। इनकी 2-4 जलसे लाहौर के अंदर इज्तिमा जो हुए थे, वेरी मेमोरेबल। और इनको जब जेल से कलकत्ता में जहाँ से इनको छुड़ा के स्मगल किया गया बाहर ताकि ये निकल जाए इंडिया से, उसमें भी एक हमारे पश्तून भाई थे जो इनको लेके गए थ्रू पीछे की सड़कों से और कहाँ काबुल जाके पहुंचाया, और उसके बाद फिर उनको सोवियत यूनियन के थ्रू, क्योंकि उस वक्त रूस और अपने जर्मनी की लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, तो ही वाज स्मगल्ड आउट फ्रॉम देयर एंड देन ही इन सम वेज एक क्रिटिसिज्म उनकी ये भी हो सकती है कि उन्होंने जाके हिटलर से मुलाकात की, मसोलिनी से, और इटली और जर्मनी के अंदर जो हिंदुस्तानी जंगी कैदी थे उनको कल्टीवेट करने की कोशिश की कि वहाँ सिंध आज़ाद फौज, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी कहते हैं, वो रेज करके उनको वापस अफगानिस्तान के थ्रू ला के बरतानिया पे इंडियन ऑक्यूपाइड इंडियन कह रहा हूँ, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया जो है उस पे अफगानिस्तान से हमला करके आज़ादी का एक उनका मंसूबा था, जो किसी हद तक ओरिजिनल प्लान तो उनका फेल हो गया। एंड क्योंकि जब तक वो जर्मनी पहुंचे और जहां रिक्रूटमेंट उन्होंने शुरू की, जो POWs थे ब्रिटिश आर्मी में, इंडियन मोस्टली बाय द वे मुसलमान एंड टू अ लेसर डिग्री सिख थे, उनको इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर भर्ती किया गया फ्रॉम जर्मन POW कैंप्स जहां ब्रिटिश सोल्जर्स को रखा गया था। एंड जर्मन आर्मी का एक इंडियन यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए, तो नेताजी की ये नुक्ताचीनी हो सकती है कि उन्होंने एक वर्ल्ड वॉर में एक ऐसी मुल्क की मदद ली जिसके खिलाफ पूरी दुनिया ने रिवोल्ट किया, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू सोवियत यूनियन, चाइना, दुनिया भर में, यानी कोई 18-19 मुल्कों पे ने हमला किया था, ने हिटलर को हराने में मदद की थी, और 14 मिलियन चाइनीज उसमें मरे। तो ये सब देख के एक एस्पेक्ट उनका वो है। लेकिन जब उनकी वो स्कीम फेल हो गई क्योंकि रूस पे नाज़ी जर्मनी ने हमला कर दिया, तो वो रास्ता ही बंद हो गया जिसके तहत ये अफगानिस्तान आ सकते थे। उसके बाद इन्होंने फिर ट्राई किया और जर्मनी से और ऑस्लो से एक शिप के अंदर ही गॉट ट्रांसफर्ड, और सबमरीन थी जिसमें ये मेडागास्कर के पास पहुंचे, और वहाँ उस सबमरीन, जर्मन सबमरीन से ये एक जापानी सबमरीन में गए। एंड जापानी फौज जो थी, जो कमांडर्स थे, उन्होंने अंडमान आइलैंड्स और इन एरिया को, जो बर्मा या इस एरिया में जो इंडियन ट्रूप्स ने सरेंडर किया था, ब्रिटिश आर्मी के इंडियन ट्रूप्स ने, उनसे भर्ती करके इन्होंने जापानीज आर्मी का इंडियन नेशनल आर्मी वहां से रिक्रूट करके काफी अरसे तक इम्फाल तक इनका हिस्सा था। प्लान था कि इंडिया को आज़ाद करने के लिए
मशरिक से हमला किया जाए। ये भी इट कैन बी चैलेंज, क्योंकि मशरिक से आज तक कभी हिंदुस्तान पे हमला हुआ नहीं है, ना किसी ने कब्जा किया। जितने भी इन्वेजन्स हुई हैं वो नॉर्थ वेस्ट से हुई हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल पाथ होता है। तो कांग्रेस के अंदर और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी, चाहे वो सियासी अमल हो, उसमें बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत सेक्रीफाइसेस दी हैं। टैक्टिक्स में हो सकता है कि इनका फेलियर हो, और एक वाइड चॉइस के एंड में क्या होना है उसमें भी इनकी मिस्टेक्स हैं कि हिटलर का साथ दिया और जापानीज का साथ दिया, जबकि दूसरी साइड पे जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भी मोस्टली इंडियन सोल्जर्स ही थे। आपको रिश्तेदारों में नजर आएंगे कई लोग जो बर्मा फ्रंट पे कहते कि वहां लड़ने गए थे, वो नेताजी के साथ ही, नेताजी की आईएनए और जापानीज फोर्सेस की लड़ाई के अंदर शामिल थे। और जापानीज ने भी कोई ऐसा ढंग का ट्रीटमेंट नहीं किया। वो आज़ाद हिंद फौज के लोगों को कुछ कमतर समझते थे। वहां पे भी जो उनकी रेसिज्म थी वो ऐसी नहीं थी कि अंग्रेज की कम थी और या जापानीज की कम थी और अंग्रेज की ज्यादा थी। इंडिया वॉज इन अ बिग फ्लक्स एट दैट मोमेंट कि पूरी कांग्रेस की लीडरशिप जेल में बंद है, मुस्लिम लीग आज़ाद है, मुस्लिम लीग को पूरी छुट्टी दी हुई है कि आप हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए क्या क्या अमल कर सकते हैं। एक इट्स अ वेरी ट्रेजिक पाथ, जिसके अंदर अगर नेताजी होते लीडरशिप में शायद पार्टीशन ना होता, क्योंकि ही वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट आईएनए के अंदर भी बेतहाशा मुसलमान इनके थे, औरतें इनकी, आप फोटोग्राफ देखें इनकी हाई कमांड के अंदर, दे वो विमेन। एंड आपको एक और एस्पेक्ट बताऊं कि मलया के अंदर, जो जमाने में मलेशिया तो नहीं था, जो तामिल थे मुस्लिम और हिंदू, वो इनकी फौज में भर्ती हुए एंड दे फॉट वेरी वेल ऑन दैट साइड। तो नेताजी का एक ही कमाल था कि ही कुड सी बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड नेशनैलिटी, बियॉन्ड, ये इनकी ग्रेटनेस थी। क्योंकि आज आप देखिए, अगर वो सबको इकट्ठा कर सकते, जो कि बाकी लीडर्स नहीं कर सके। एक तो खैर जिन्ना साहब ने को अंग्रेज ने इतना पैसा खिलाया था कि वो हिंदुस्तान के दोनों बाजू काटने के लिए, अब ये आपको बुरा लगेगा, आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो हम सबके सामने तारीख बिल्कुल आम है कि जिन्ना साहब को पता भी नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो क्या रहा। उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी नहीं पता था, बाय द वे। पूरा बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया, जिन्ना साहब ने कुछ नहीं उस पर लिखा, दुनिया बदल गई। ही डिडंट नो। वो लैंडलॉर्ड थे, 26-26 घर थे उनके इंग्लैंड में। ही वाज मोर कंफर्टेबल ओवर देयर। तो दैट इज द केस ऑफ नेताजी एंड हिज लेगेसी। अब हिंदुस्तान में उनकी जो खामियां हैं उस पर कोई रोशनी नहीं डालता, और ये भी एक कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज, हर शख्स को आसमान पे चढ़ा देना या दफना देना इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ अकाउंटिंग फॉर हिस्ट्री। जिन लोगों ने हिटलर का साथ दिया है, वो उनकी वजह से बेतहाशा लोगों की जाने गई हैं। मैं आपको एक और एस्पेक्ट बताऊं नेताजी की, इंडियन नेशनल आर्मी की, कि वो तो चले गए सबमरीन में जापान, जो उनके फौज थी यूरोप में, उनका काम ये रह गया कि वो जर्मन ऑक्यूपेशन फोर्सेस की एक एक्सटेंडेड आर्म बन गए। तो फ्रांस में फ्रेंच जो लिबरेशन की अंडरग्राउंड फोर्सेस थी, उन्होंने बड़े आज़ाद हिंद फौज के लोगों को शूट डाउन किया। यही उनका किरदार हॉलैंड में भी था, क्योंकि जो अंडरग्राउंड नेटवर्क्स थे हिटलर के अगेंस्ट, वो कहते थे कि ये एक तो ये देसी, ऊपर से आके हम पे जर्मन फौज के चौकीदार बने हुए। So there was a particular resentment against the INA that existed inside Europe at the time. और जब जंग खत्म हुई तो बेतहाशा लोग स्विट्जरलैंड के थ्रू भागे अपनी जान बचा के। किधर किधर पूरा यूरोप was uprooted, and Switzerland allowed most people to get in, but they didn't allow INA के जो फौजी थे
कि उनको सेफ पैसेज के लिए, और उनमें यही था कि तुम अंग्रेज के गुलाम बन के आके यूरोप में तुम हिटलर के साइड लेने वाले तुमने लिया और लोगों को यहाँ रेजिस्टेंस फाइटर्स को मारा। ये पूरा एस्पेक्ट इज नॉट डिस्कस्ड एनीवेयर। खासतौर पे आज के हिंदुस्तान में जिनका बहुत बड़ा हीरो स्टेटस है, एंड मैं समझता हूँ कि ना डिस्कस करने में भी बहुत बड़ी गलती है। ये वो पाकिस्तानी स्टाइल हिंदुस्तानी बात कर रहे हैं कि जिन्ना साहब में खामी नहीं नजर आती। खामियां बेतहाशा हैं, एंड खामियों का होना या मिस्टेक्स करना इट शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि हम कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं कि H2O बनाना है हमने। इंसानी जद्दोजहद जो है आज़ादी की में कितनी मिस्टेक्स होती हैं। अब रूस के इनकलाब के अंदर किसी वक्त भी पलटा खाया जा सकता था। 18 मुल्कों ने हमला किया था सोवियत यूनियन पे 1918 to 20 के अंदर। आपके चर्चिल साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। वो किसी वक्त पलट जाता, लेकिन वो लेनिन की लीडरशिप देखिए कि दे सर्वाइव दैट एंड देन बिकेम अ सुपर पावर आफ्टर दैट। तो बाय नॉट डिस्कसिंग एवरी एस्पेक्ट, मे बी इस वक्त मौका नहीं है, लेकिन जब भी नेताजी की पर्सनालिटी डिस्कस की जाए उसके अंदर द बेसिक इंसान की खता करने की जो उसकी प्रोपेंसिटी है कि हमसे साइंटिफिकली 100% करेक्ट काम नहीं होता, ना हमें एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। हमें खामियां रह जाती हैं, उससे सीखना चाहिए। ये नहीं कि उनकी पर्सनालिटी को दबा दें, यू नो। बिल्कुल सही सर, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर एक जो है वो परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है। इसमें सर आप समझते हैं कि उस वक्त का माहौल, वहाँ की सिचुएशन ऐसी होती है जिसकी वजह से किसी आप जैसे समझें कि गलत डिसीजन लिए गए होते हैं, चाहे वो इन्होंने लिए हों, बोस साहब ने लिए हों, चाहे वो जिन्ना साहब ने लिए हों, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर होता है, कुछ गलत हो जाता है जिसे बाद में वो खुद चाह के भी ठीक नहीं कर पाते? एक तो कंपैरिजन कोई है ही नहीं। जिन्ना साहब ने कोई काम अपना किसी एस्पिरेशन को बड़ी चीज देख के नहीं किया। उनका हर काम जो था वो था जो अंग्रेज उनसे कहता था। He was a broker type of a thing, लॉयर के। अब केस क्या है, उन्होंने खुद ही बलोचिस्तान को आजादी दिलवाई और फिर इन्वेड करके ऑक्यूपाई भी किया। सो जिन्ना हैड एब्सोल्युटली नो प्रिंसिपल्स हैं, वरना वो पाकिस्तान कहीं और बनता, नेपाल के नीचे कहीं यूपी बिहार में। ये यहाँ कहाँ से आ गए पाकिस्तान? ना उनको यहाँ रहना आता था, ना यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे। नेताजी was a giant in how he thought of the future of हिंदुस्तान, कि भारत क्या होना चाहिए। ये सोच के अंदर गलतियां अलाउड हैं। कारोबारी आदमी जो पैसे लेके धांधली करता है वो कंपेयर नहीं है। एक जान के धांधली कर रहा है, और दूसरा क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट साइंटिफिकली गारंटीड नहीं होती हैं, कि उसका फॉर्मूला नहीं होता है, उसमें मिस्टेक होती है। तो वी कैन ऑलवेज honor Netaji as someone who thought of all Indians। यानी उनको पता था कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड को किस तरह बेंड करना। उनके सेकंड इन कमांड मुसलमान थे। जब वो फ्लाइट में जाके जहाँ मरे, उससे पहले भी एक कैप्टन थे पंजाबी हु डाइड इन द क्रैश, आई थिंक विथ हिम। देन आप 6th कॉलम में एक कर्नल दुरानी हैं, पाकिस्तान फौज के थे, उन्होंने किताब लिखी थी, आई डोंट नो इफ इट इवन सर्वाइव्स टुडे, जिसके अंदर पूरा इंडियन नेशनल आर्मी का जिक्र था। एंड आई मेट सम ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी जो हमारी फैमिली से थे। लेकिन लीडरशिप के बगैर क्या होता है? आप देखिए कि जिस दिन जैसे ही इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी की आर्मी डिसॉल्व होती है 1946 में, ट्रायल्स हुए। रिन म्यूटनी एक चीज कहलाती, रॉयल इंडिया म्यूटनी, वो कराची में हुई थी। जो नेताजी की फौज के लोगों का जो ट्रायल हो रहा था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट थी कराची में। इट वाज कॉल्ड द रिन म्यूटनी, रॉयल इंडिया नेवल म्यूटनी। वो लोग, आई न्यू सम फैमिली मेंबर्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन दैट। लेकिन जब डिसोल्यूशन हुई और पार्टीशन हुआ,
तो वो ही नेताजी के मुसलमान फौजी ऑफिसर जो आईएनए में थे, आप यकीन मानिए, दे वेंट एंड जॉइंड द ट्राइब्समैन हु वर इन्वेडिंग कश्मीर। तो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस ये होती है कि एक डायरेक्शन होता है जिसमें वो, आप कहते हैं कि हमारी अल्टीमेट हम क्या चाहते हैं, है वो नारा लगता है ना सिंध में आजकल, क्या चाहते हैं, आजादी, है ना। वो बजाय इसके कि लीडरशिप गायब हुई, ये सब के सब हो गए जिहादी। जबकि पूरी नेताजी की आर्मी का ये था कि इट इज अ नॉन रिलीजियस आर्मी इन विच विल कीप इंडिया एज वन कंट्री, देयर विल बी नो पार्टीशन। और उनके जो फौजी अफसर्स थे वो फौरन उन्होंने अल्लाह अकबर हो गए, वो जाके दे जॉइंड मेजर जनरल अकबर खान इन इन्वेडिंग आपके जम्मू एंड कश्मीर when the Maharaja ceded to Pakistan. So it is a textbook case where one can study politics and history and liberation wars. But to exonerate everyone or put everyone at one place will be a mistake. उनसे बड़ा कोई हमारा हिंदुस्तान का लीडर नहीं था, लेकिन उनको शायद उनकी कंपनी में ऐसे लोग नहीं थे जो कहें कि ये मिस्टेक हो रही है। कई दफा हीरो वर्शिप में ये होता है कि इतना बड़ा, जैसे माओ जे तुंग ने चीन का इनकलाब लाया, लेकिन कोई साथ में बोलने वाला ही ना हो, सभी सलाम करने वाले हों, तो द टॉप मैन विल मेक terrible mistakes. But if you have a collective leadership, then you have a chance of correcting it. और ये नेताजी के साथ जैसे हुआ, इम्फाल तक पहुंच गए थे ये लोग, चिटगोंग नहीं, ऊपर सिलेट के पास, and the Japanese betrayed them. Japanese were using Netaji's Indian army as gun fodder. उन्होंने कहा ये, there was deep-seated racism against Indians in the Japanese army. और जो जापानीज आर्मी ने दूसरे मुल्कों की लोगों का कत्लेआम किया वो कहीं नहीं हुआ। यानी ये चीन के अंदर कैंटोन था या कौन सा शहर, जहां इन्होंने 1 मिलियन आदमी मारा। ये जो इंडियन पीओडब्ल्यूज पकड़े ब्रिटिश आर्मी के, उनको जापानीज ने इंडोनेशिया में सॉल्ट माइंस के अंदर डाला, एंड दे नेवर गॉट आउट, दे नेवर सॉ द डे ऑफ लाइट। तो जापानीज अट्रॉसिटीज कमिटेड इन फिलीपींस, इन इंडोनेशिया, इन कैम्बोडिया, इन बर्मा, ये पर भी नजर हमारी होनी चाहिए कि अगर नेताजी ने साथ दिया किसका, तो उन लोगों ने हमारे बहन भाइयों के साथ क्या किया। सो नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, बट इट शुड बी सीन इन अ डिस्पैशनेट वे। एकदम नाराबाजी का वो नहीं होना चाहिए। अब इंडियन सेलिब्रेट कर रहे नेताजी की इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं प्लस साइड पे कि एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इन पोर्ट्रेइंग हिम एज एन इंडियन हीरो। ही वाज। उसका आप 1-2 तस्वीरें खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ भी हैं, पिशावर में, लाहौर के अंदर बहुत बड़े बड़े जलसे किए उन्होंने। ही वाज कंसिडर्ड अ हीरो। आप अंदाजा लगाइए कि ये वही लाहौर था फिर जहाँ कोई बंगाली लीडर एक्सेप्टेबल ही नहीं था उनको 1970s के अंदर। क्या शेख मुजीब का हशर किया, वहीं आपके सुभाष चंद्र बोस को रिस्पेक्ट दी। बाय द वे, सुभाष चंद्र बोस की कुछ फैमिली मेंबर्स, उनकी जो जर्मन बीवी थी, उनके बच्चे कनाडा में हमारे they settled down in Canada. एक से तो मुलाकात भी हुई थी मेरी। She was very old woman at that time, but he had a German wife also at one time. तो सर, आपको लगता है कि जो आज का भारत हम देखते हैं, आज जो इस वक्त जो मौजूद है, उसमें आपको लगता है कि उसी तरह का है जैसा वो चाहते थे, वो सा भी आपको लग रहा है कि बहुत बदल गया है? देखिए, किसी के 2 बाजू काट दें और फिर कहें कि ये देखो इसको काम करना नहीं आता, चाहे तरखान हो या एटॉमिक साइंटिस्ट हो, एक मुल्क के बाजू काट दिए। अभी तक हिंदुस्तान को एहसास नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूं। ये 100-150 साल के बाद कोई जागेगा और कहेगा ये हमारे साथ हुआ क्या।
ये तो नहीं हो सकता कि मैं आके आपके बाजू काट दूं और आप कहें चलो देखी जाएगी, हम तो वो एक ही लोग हैं बस। वो क्या करते हैं, आंटियां आती जाती हैं, वो एक है ना अमन की आशा, समथिंग लाइक दैट। वो दोनों आंटियां मिल बिरयानियों की तारीफ करती रहती, उनको आइडिया ही नहीं कि उनके बाजू कटे हुए हैं। जब आपने हिंदुस्तान के बाजू काट दिए तो किसी दिन तो कोई आपको आके सू करेगा ना कोर्ट में, या आप पे बदला लेगा, या आपसे कहेगा हरकतें ठीक करो, या उसका एक तरीका होता है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का, कि आप मानते हैं कि हमने नहीं किया लेकिन हमारे एंसेस्टर्स या फोरफादर्स ने इतनी बड़ी ज्यादती की हिंदुस्तान के साथ कि पूरी 10,000 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर का बाशिंदा जो है वो हिंदू ना हो सके, जबकि वो तो राम के बेटे का शहर, और गफलत से बैठे हुए हैं, मार चढ़िया जनाब, चोट चढ़ गया, लड़ लड़ के तबाह करके दुनिया के लोगों को डिवाइड करके बजाय एक करना। अब वो आप ही किसी शो में बता रही थी कि जो लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हाँ भाई हिंदुओं को आज भी हम दावत देते हैं मुसलमानों को। बिल्कुल सर, मैं यही बात करने वाली थी कि आज अर्नब गोस्वामी जी का शो था रिपब्लिक भारत पे, और वहां पर पीटीआई के एक मेंबर बैठे हुए थे और उनको ये बताया जा रहा था भारत की तरफ से कि यहाँ पर जो हिंदू रहते हैं उनके मंदिर आपने तोड़ दिए, उनको आपने पकड़ पकड़ के जबरदस्ती मुसलमान बना लिया है और उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। तो इस चीज को लेकर इंडिया यूनाइटेड नेशन में गया है। उस बात पे शर्मिंदा होने के बजाय, अपनी गलती मानने के बजाय, वो साहब कहने लगे हम तो आपको भी दावत दे रहे हैं इस्लाम के दायरे में आ जाए। मैं तो जितने लोग बैठे हुए सबको कह रहा हूँ कि भारत में कि उधर इस्लाम में दाखिल हो जाए। इसमें मतलब इसमें अजीब दो सी चीजें देखे हैं। एक तो ये है कि वो जो पाकिस्तानी साहब कह रहे थे वो को गलत बात नहीं कह रहे थे, शरिया के मुताबिक उनको दावत देने की इजाजत है, ये एक चीज है। दूसरी ये है कि क्या इस बात के होने के बाद हम कह सकते हैं कि शरिया इंप्लीमेंट होना चाहिए, कि शरिया अगर इंप्लीमेंट हुआ दुनिया में तो खून खराबे क्या होगा। हमने तो मस्जिदों का देखा है, स्पेन में देखा है, कहाँ कहाँ कत्लो गारत, और तुर्कों का देखा जो आजकल हमने पाकिस्तान में उनको बादशाह बना दिया और अपने आप को नौकर तुर्कों का कर दिया है। कितने लाखों आदमियों को मारना पड़ता है ये दावत इस्लाम देने में, पूरा आर्मीनियन जेनोसाइड हुआ। तो ये तो कम से कम मान लें कि हाँ ठीक है, कहा गया है शरिया में कि दावत दे दो, लेकिन दावत देनी है तो बिरयानी की प्लेट करो और कोई मीठा गाजर का हलवा भेज दो, बोले दावत है। उसको फिर अब दावा कहते हैं। आप देखिए कि एक जमाने में लफ्ज दावत होती थी, आजकल पाकिस्तानी कहती दावा, यानी कि कहीं गाढ़ी आवाज से निकाल के कि अल्लाह ताला को शायद उर्दू समझ नहीं आ रही तो क्या, अरे भाई अरबी में दे दी इसने दावत, इसकी रजिस्टर कर लो भाई 5 पॉइंट, दावत दी है इसने, अपना फर्ज पूरा किया। अब वो अगले की गर्दन काटता नहीं काटता वो और बात है। जैसे वो रमजान से एकदम रमदान शुरू हो गए अपने रमजान आप। हो गया, अल्लाह हाफिज हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ, हमारे तो बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छे खासे खुदा हाफिज 1,000 साल से बोल रहे थे, उन्होंने खुदा खुदा होता ही नहीं है। अरे भाई खुदा इसलिए होता है कि खुद आया है वो। एक जो पर्शियन एस्पेक्ट है, somebody who appears by himself, और अल्लाह का आप करिए वो तो अरबिक बुतों के नाम से आपने लिया हुआ है, उसमें कोई ऊपर वाले ने थोड़ी कहा कि मेरा नाम ये है। आप अरबों में आप लात और कितने बुत थे आपके, आप तो पेगन उससे। लेकिन मगर सर ये भी तो देखे ना, वो बता रहे हैं कि आप यहाँ पर हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं और वो बैठ के कह रहे हैं कि आप भी मुसलमान हो जाइए। मतलब बजाय शर्मिंदा होने के कि कैसे हम उनके साथ गलत कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने शिकायत लिखाई है और अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए भी, और उसके कैसे बजाय करें, वो और दावत दे रहे हैं बैठ के। तो कैसे दावत देंगे, आपका तो मुल्क बना ही दावत देने के लिए है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी बेसिस है हेट्रेड, उसको आप कह रहे हैं ये थोड़ी प्यार से बात कर लो, तमीज से कर लो। कभी किसी वो कुछ हैं जो कब्रों के निशानदेही करते हैं और ख्याल रखते हैं, उनके अलावा आप देख लीजिए कोई मिलता ही नहीं आपको अच्छी शक्ल का मुस्कुराते हुए मौलवी।
कभी आपने देखा कि कोई मुस्कुरा रहा हो, बात कर रहा हो, उसके तैश आया हुआ होता है। अभी मैंने एक पाकिस्तानी को सुना, उसने कहा कि ये लॉजिक का इस्तेमाल नॉलेज में कुफर है। ये छोड़ दीजिए। यू हैव टू गिव अप ऑन दिस जनरेशन, द पास्ट एंड इट्स कमिंग फ्यूचर। जो मुसलमान बनना, थोड़ा सा आप इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कुरान पढ़ लीजिए, जो समझ में आएगा ठीक है, वरना जाके कुछ मार्स के ऊपर रॉकेट जा रहे हैं, आप भी कोई एक आध किराए की गाड़ी साथ लगा दीजिए कि हमें भी ले चलो वहां। वी आर बिकम लिटरली क्रेजी पीपल। सर बात करते हुए सोचते नहीं, मतलब आज मुझे फिर उनकी बात याद आ रही है। कह रहे हैं कि मतलब आप कहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये तो सोचा करें। वहां पे कह रहे हैं कि जी वो नरेंद्र मोदी जी को भेज दें, हम उनको यहाँ लंगर खिलाएंगे। उन्होंने कहा वो सही है, लेकिन पहले अपना जहाज तो छुड़वा लो उधर से, जो मलेशिया ने पकड़ रखा है। ओह माय गॉड, इतना हेट्रेड है, इतने इनके जहन में कंटेम्प्ट है हिंदू के, कि बचपने से हमें बताया गया। यानी ये नहीं कि कोई एजुकेशन सिस्टम था, बल्कि 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं, इधर उधर खेलते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उनको पूरा कंप्लीट बताया है। भंगी कौन है, चमार कौन है, वो चूड़ा कौन है। दिस इज इनग्रेन्ड इन आवरसेल्व्स। वो हिंदू एक था, उसके लिए मग अलग रखा हुआ था, तो हमको अपने घर का पता है। तो when you are immersed into that horrible thinking as to who is superior and who is inferior, और आप लेक्चर देने जा रहे हैं इंडिया में किसी को कि हम आपको दावत दे रहे हैं, अरे उनकी ठीक ठाक गाड़ी चल रही है, आप क्या दावत देंगे? सबसे ज्यादा इलिटरेसी जो इंडिया में है वो डिस्ट्रिक्ट मेवट में है, तकरीबन 0% है औरतों की। हम उनको दावत दे रहे हैं कि हम आपको आके जरा पढ़ाते। अरे भैया, अपनी बेटियों को पढ़ा दो, बुरकों से निकलवा दो, कुछ होश करो, कुछ विटामिन डी उनमें जाए, कुछ अकल खुले, कुछ सर पे धूप पड़े, शायद अकल आ जाए। ये किस किस्म की सोसाइटी है? हिंदुस्तान में बुरके का क्या काम है? ऑनेस्ट टू गॉड, आप पूरी उसकी हिस्ट्री देखिए। ये वो सोसाइटी जो सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट करती है। अपने 5-5 हजार साल पुराने मॉन्यूमेंट्स आपने घूंघट में ऐसे डाला हिंदुओं को भी कि हरियाणा में पता नहीं चलता औरत आ रही है या जा रही है। इट्स लाइक कैस्पर द गोस्ट चला आ रहा है सामने से। उन्हें मुसलमान है, नहीं साहब, ये हमने अच्छी तरह हिंदुओं को भी ऐसी तैसी कर दी है, घूंघट पहना दिए, पता ही नहीं चलता गाड़ी लेफ्ट पे शक्ल क्या। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है हरियाणा में। आज भी आप आज की बात कर रहे हैं, मैं अभी आज भी ऐसा ही है। मैं अच्छा। आज की बात करूं, मैंने किसी पूछा ये आ रही हैं, ये जा रही हैं? There was nothing, there was like a tent moving। बुरके में तो फिर भी जाली वाली कहीं होती, पता चलता डायरेक्शन क्या है। ये घूंघट में कुछ था ही नहीं, साइड मूव क्या है। इट वाज जेन्युइन सरप्राइज फॉर मी दैट इट वो मुसलमानों की जमीनें ठाट ठूट करके लियाकत अली खान तो आ गए। अपनी वो जो सिस्टम था हाउ टू वैल्यू पीपल, वो पर्दे से होता था कि आम आदमी की बेटी को क्या पर्दा करना है, जो राना लियाकत अली खान है वो पर्दा करेंगी, तो वो कर रहे हैं घूंघट। जो राजस्थान में भी है, ये हरियाणा में, कई जगह है इंडिया में ये प्रॉब्लम है। और सबसे ज्यादा सर ये ऑनर किलिंग भी जो है वो इसी तरफ है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मतलब वो अपनी मर्जी से शादी कर ली तो मार देंगे, किसी से बात करते देख लिया तो मार देंगे। अरे ये आप सोचिए कि मोस्ट ऑफ, यानी अरेंज मैरिज इज अ कर्स व्हिच इज एक्चुअली द रेप ऑफ अ वुमन। वो बच्ची जिसने किसी से कभी हाथ नहीं मिलाया होता, उसको हवाले कर दिया जाता है, एंड दैट्स द डे शी हैज टू स्ट्रिप नेकेड इन फ्रंट ऑफ अ मैन शी इज नेवर मेट। ये कैसी इंसानियत है? और बात कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद की, अरे वो तो he was working with a woman, she was his boss, she proposed to him, they got married। और आपने पता नहीं कैसा निकाल दिया है, उठा के बच्चियों को मार देते हैं,
एसिड फेंक देते, ये कर दिया, खानदान बर्बाद। मगर सर ये इस तरह के बच्चों की शादियां तो हिंदुइज्म में भी बहुत देखी हैं। अरे किया तो हमने कम छोड़ा है, 800 साल में कुछ कम किया नहीं, हमने। वही मैं कह रही हूँ कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी तक उन चीजों में से बाहर क्यों निकल नहीं पाया जो इनको अभी तक छोड़ देनी चाहिए थी। पाकिस्तान तो निकलेगा नहीं, हिंदुस्तान इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि हिंदुस्तान की गर्दन पे हजारों छोटे छोटे घटिया किस्म के बादशाहों और सुल्तानों की ग्रिप रही है। औरतें उठा के लेके नवाब वाजिद अली खान कलकत्ता गए 200 बीवियों के साथ और 200 लौंडियों के साथ, इसीलिए कलकत्ता में बंगाली नजर नहीं आते, उर्दू चल रही होती मुसलमानों के अंदर। क्यों? यानी हाउ इज इट पॉसिबल दीज थिंग्स? तो अब वी नीड टू, इंस्टेड ऑफ वेकिंग अप एंड अंडरस्टैंडिंग कि you cannot let somebody just take your daughter away to have sex and become his wife without she even seeing his face. हाथ नहीं मिलाया होता कहीं। फिर फर्स्ट कजिन, अगर जान पहचान होती तो कजिन मैरिज हो जाती, वो दैट इज इवन वर्स। इसकी तो फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में। कजिन वो तो हिंदुओं में नहीं होती ना, बचे हुए। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नहीं होता उनमें, ये बेहतरीन चीज है जो नहीं होती। कजिन्स मैरिज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होती सिवाय ये हमारे यहाँ। और कह रहे हैं कि कैसे नहीं होगी भैया, आप कौन होते हैं बोलने वाले? शरिया में ये लिख दिया, वो लिख दिया। अरे 300 साल तक तो आप लिखते जा रहे हैं, बायोग्राफी प्रॉफिट की आपने लिख दी 200 साल बाद। अंदाजा लगाइए कि कोई डॉक्यूमेंटेशन ही किसी चीज की नहीं है। वो कह रहे हैं इजराइल ने कब्जा किया हुआ फलस्तीन पे, और फिर खुद ही पढ़ाते हैं कि अपने हजरत उमर गए थे कब्जा करने। दोनों चीजें एक ही सेंटेंस में कह जाते हैं। तो वी हैव लॉस्ट आवर एबिलिटी टू सिंपली ओपन आवर माइंड एंड सी क्या बक रहे, क्या बक कर रहे हो तुम? कि कहाँ चले गए तुम? इजिप्ट जाके बैठ गए और वहां लाइब्रेरी जला दी। ये भी हजरत उमर के जमाने में उन्होंने कहा इतनी किताबें क्या कर रही हैं यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया में, न जला दो। वही नालंदा में किया, वो तक्षशिला के अंदर किया कि किताब तो एक ही होती है, ये आपके पीछे या मेरे पीछे जो किताबें ये तो खत्म। और सर हर चीज में अब आजकल बहुत ज्यादा हो गया, हर चीज कुछ करे इंसान, अगर मतलब किसी ने नमस्ते कर लिया मैंने तो कहेंगे इस्लाम से बाहर हो गई है, बिंदी तो लगा ली इस्लाम से बाहर। मैं तो हो गई हूँ सर, मेरा तो सर्टिफिकेट भी मिल। और साड़ी पहन ली तो बाहर, आज मैंने साड़ी भी पहन ली इसलिए आज अब ऐसा पक्की बाहर हो गई। अब तो काम से तो मैंने तो सर मेरी दादी मेरी दादी मेरी नानी हमेशा से साड़ियां पहनती रही, उनको कभी किसी ने नहीं कहा कि आप इस्लाम से बाहर हो गए। नहीं, लेकिन आप पे तो अब इल्जाम आईएसआई का लग गया है ना, आप तो आईएसआई तो मुझे तो अब समझ में, आज तक रॉ का समझ रहा था, अब पता चला है कि आप आईएसआई की आईएसआई वाले अपना रजिस्टर देख रहे होंगे, कह रहे होंगे यार ये कौन है, इसका नाम नहीं है लिस्ट में, ये किधर से आई है। बट लुक एट द लेवल ऑफ डिस्कोर्स के उनको समझ नहीं आता कि आई कैन अंडरस्टैंड ये चिढ़ते क्यों हैं, और मुझे कहते हैं आप क्यों आते हैं इनकी शो पे, आपको पता है इनके बैकग्राउंड में कौन है? मैंने कहा आईएसआई की है ना, मैं इसलिए जाता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली अपनी बात पहुंचा सकूं। कहाँ बीच में लोगों से मिलके आगे बढ़ो, क्लियर कट बात जा रही, बट दे से मोस्ट आउटरेजियस थिंग्स एंड इट इज पार्टली इंटेंस जेलसी। एक तो आपकी मुसीबत है कि यू आर अ वुमन, तो वैसे ही जेलसी से मर के कुड़ जाते पाकिस्तानी ये क्या है। हाँ, कि उनको डर लगा होता है हमारी बीवी भी ऐसे कुछ कहने लग जाए तो क्या होगा फिर। तो वो तो इट इज अ स्क्रूड अप, pardon my language, but people who do not know who they are. If you don't know who you are, what do you expect other people to think who you are? You have no connection, nothing with the land, ना दरिया से ताल्लुक, ना जमीन से, ना पत्थर से, ना फूल से, ना कोई हमें नेशनल फ्लावर है हमारा, कुछ भी नहीं। दरिया हमने चूस के खाली कर दिए, वो कौन सा मंचर लेक है वो तबाह हो गया,
बर्बाद हो गया बिल्कुल। आप कभी नगर पार्कर जाएं, क्या जबरदस्त ग्रीन पत्थर होते थे वहां इंडस डेल्टा के अंदर, डिस्ट्रॉयड फॉरएवर। बाय द वे, मुझे हिंदुस्तान जाके पता चला नगर पार्कर is a species of cows. वहां से आती, but we have thoroughly destroyed what we got and wiped out its culture. आप कभी कराची का तो पढ़ लें हिस्ट्री, यू विल बी शॉक्ड कि यहाँ कौन कौन लोग नहीं रहते थे, आर्मीनियन से लेके लेबनीज और पता नहीं कौन कौन यहाँ आके ट्रेड करता था, आता था जाता था, क्योंकि उनको पता था कि दिस वाज अ वेरी सेफ प्लेजेंट प्लेस वेयर नोबडी बॉदर्ड अबाउट रिलीजन। और कितनी बड़ी गोन पॉपुलेशन है, यू क्लियर्ड देम आउट। और सर हिंदुस्तान के बहुत से हीरो ऐसे हैं, जैसे अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस साहब की या भगत सिंह, और इस तरह के बेशुमार हीरोज हैं जो हमारे भी हीरो हैं, लेकिन सर ना हम पढ़ते हैं उनके बारे में, ना हम उनके बारे में कोई शो करते हैं, ना उनका नाम लेते हैं। क्यों ऐसा है? देखिए, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। मैं 1960 में 5वीं जमात में था, तो जो इंडियन हिस्ट्री की किताबें थी वो अभी भी पुरानी चल रही थी, प्री पार्टीशन टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल दैट, बट they would jump the chapter in which, for example, जिक्र हो ये अपने जो क्या नाम था लाहौर के, लाला लाजपत राय फॉर एग्जाम्पल है, they would skip that, या जो कराची के लीडर्स थे जिनमें बड़े सिंधी हिंदू मुसलमान सभी थे, they would just jump over। यानी जमशेद नसरवान जी जो कराची के मेरे ख्याल 30 साल तक मेयर रहे, वो इसलिए जाने जाते थे क्योंकि एक कोल्ड ड्रिंक का नाम था नसरवान जी। उसकी ऑरेंज और कोको कोला जैसी ड्रिंक थी, उस वजह से वो मशहूर थे। नोबडी न्यू हातिम अलवी कौन है, जो वाज अ शिया दाऊदी बोरा मेयर ऑफ कराची। नोबडी नोज अबाउट हिम एनीवेयर। म्युनिसिपल पॉलिटिक्स में आपको बता दीजिए कि कौन मेयर था, कि कहाँ काउंसलर इलेक्ट होते थे, हर बस का रूट नंबर होता था, उसका टिकट अलग होता था, रंग अलग होता था। इट वाज अ सिविलाइज्ड प्लेस, इट बिकेम अ जंगल। अभी वो मैंने देखा 2 पाकिस्तानी आंटियां मजाक उड़ा रही हैं अपने वेटर का। बिल्कुल, होटल मैनेजर था वो, होटल मैनेजर है, उसको दोनों बुला के उसका मजाक उड़ा रही हैं कि ये तो हम तनख्वाह इतनी देते हैं, इसको इंग्लिश नहीं आती, और रिकॉर्ड करके खुद ही पोस्ट किया। ऐसे मुल्क पे क्या मैं बोलूं, लानत है जिसकी अपब्रिंगिंग में इस टाइप की भयानक औरतें निकली पढ़ लिख के। They laughed at him। सर जहालत है ये, पढ़ी लिखी कहाँ से, ये तो साफ जाहिल लग रही है। नहीं, सब पढ़ी डिग्री होगी, बस पेपर होंगे, डिग्री होगी, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या करेंगे? ये जाती होंगी इंग्लैंड में, इनके पास पासपोर्ट भी होगा कनाडा का, ऐसी बात नहीं है। ये जो घुमंड एक और आता है ना, जब एक एक्सटर्नल पासपोर्ट आ जाता है तो आप फिरौन बटा 2 कर लें फिर उनका नाम। वो तो घुमंड ऐसा होता है, की कर लोगे तुसी जी, कनाडियन पासपोर्ट हमारे हाथ में है। तो ये तो you know, I was stunned how they humiliated a man in front of everyone, took his picture and then posted it। उस रेस्टोरेंट के सामने जाके 2-4 पत्थर तो मैं वैसे ही मार के आ जाता। शीशा तो तोड़ना जायज है ना उनका, बिल्कुल बिल्कुल। या उनके जाके पब्लिक टॉयलेट यूज करें, कि टेबल कुर्सियों पे जाके टॉयलेट यूज करके आ जाना चाहिए कि साफ करो, और मैनेजर से कहेंगे इनको बोलो साफ करो। Horrible, this is slavery। तो अभी उससे तो निकले नहीं है। और ये आंटियां हैं वो किटी पार्टी वाली, ये क्या निकलेंगी? लोगों ने बहुत रिएक्शन दिया है, उनको बहुत लोगों ने बुरा भला कहा है, और बायकॉट करने का भी कहा है। होप के इनका रेस्टोरेंट बंद ही हो जाए तो अच्छा है। मतलब शर्म, वो आदमी मेरे ख्याल है शर्म नहीं आनी चाहिए उसको, उसकी कोई गलती नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए। उसको क्या, उसकी क्या गलती है भाई? ही इज रनिंग अ रेस्टोरेंट 9 years से, ही इज द मैनेजर। ऑब्वियसली you have not hired him because he is incompetent,
unless of course he's so handsome that they don't want to fire him. ये ऐसी घटियापने की, who could have thought that this country would reach into this gutter? But इसका रास्ता आरजू एक ही है. There's a downward spiral. Downward spiral कभी ऊपर नहीं जाता. It winds around to its logical conclusion at the bottom of the well. जैसे खग्गा मच्छी बॉटम फीडर कहते हैं ना, वो दरिया का कचरा खा के बढ़ती है और वो हम कहते हैं बड़ा टेस्टी है. हम वो हैं. We are at the bottom. We have no respect for human beings, their faith, their free speech, their autonomy, their choice. We have become a bunch of merciless killers. हमने बंगाल में 10 लाख लोगों को मारा, 1 लाख औरतों का रेप कर दिया on orders of their officers. हवलदार 50 लड़कियां लेके आओ. अरे तुम्हारा दिमाग खराब है. उन्होंने कहा इनकी जात बदल देंगे हम. तुम्हारी जात है क्या जो तुम बदल दोगे? तुम तो खुद लुटेरों की औलादों में से अफगानी और तैमूर और पता किसने किसको रेप किया जो तुम पैदा हुए. एंड नाउ यू आर गोइंग टू टेल बांग्लादेशी दैट वी विल चेंज योर जेनेटिक कोड. कभी सुना आपने किसी ने कहा हो ऐसा? फलस्तीन और इजराइल की जंग इतने अरसे से चल रही, कभी इस टाइप की बातें हुई हैं? हम तुम्हारी रेस बदल देंगे. मगर सर ये झूठ बताते रहे, स्टूडेंट्स को भी झूठ सिखाते रहे, हिस्ट्री बुक्स गलत लिखी. अब तो आपके जैसे लोग जो है सामने आए हैं, जिन्होंने बात की है, लोगों ने इंटरनेट के जरिए सुना है, तो जो नई जो जनरेशन निकल रही है उसको कम से कम सच्चाई का तो पता चल रहा है. वरना तो ये मजलूम बने हुए थे यहाँ पे बैठ के कि हमने तो बांग्लादेश के साथ कुछ नहीं किया, हमने तो बंगालीज को जरा भी तंग नहीं किया है. लेकिन अब सबको पता चल गया कि असल में हुआ क्या था. आप छोड़िए पीटीएम के लीडर को किस तरह जेल में बंद किया हुआ है. क्या पश्तून भूल जाएंगे वो बात? आप समझ रहे थे गफ्फार खान को 32 साल जेल में रखने के बाद पीपल विल से कि मर गया बुढ़ा. गफ्फार खान आज भी जिंदा है. बिल्कुल. जिना के नाम पे कोई नहीं निकलेगा, ना कयूम खान के उस पे निकलेगा, ना दौलताना के. बादशाह खान के आज भी मुझे किसी ने इंटरव्यू भेजा उनका, मैंने पोस्ट किया था. सच अ वाइज पर्सन, मजहबी आदमी, 5 वक्त का बैठा चारपाई पे बैठे हुए अकल की बातें कर रहा कि बंदूक से कुछ नहीं होगा, खुदाई खिदमतगार, यानी नाम उसका था खुदाई खिदमतगार. उसको आप 32 साल जेल में डाल के आ गए. अनबिलीवेबल. वो इतना रंज और गम से हुआ, मरा के जब when he died his wish was not to be buried in Pakistan. उसका जनाजा गया जलालाबाद जहां दफनाया गया. वो millions went with him. सर अच्छे लोगों के साथ तो हमेशा बुरा ही होते देखा है. चाहे आप उसमें देख लें, हिंदुइज्म में देख लें, राम को 14 साल के लिए वनवास मतलब जाना पड़ा उनको, और इसी तरीके से हजरत ईसा के हाथों में कीलें ठोक दी गई. तो हमारे यहाँ तो जो अच्छा काम करता है वो बेचारा तकलीफें उठाता रहता है. बाद में हाँ बहुत उसका वाह वाह होती है उसकी कि बड़ा अच्छा था, ये था वो था. इसी तरह से बादशाह खान साहब का भी आप जैसे कह रहे हैं कि इतने साल के लिए जेल में डाल दिया, और लेकिन उस वक्त किसी की आवाज नहीं निकली, किसी ने नहीं बताने की कोशिश नहीं की. देखिए 600 आदमी मारा मोहम्मद अली जिन्ना ने बारबरा मैसेकर वाले दिन. किसी पश्तून से पूछिएगा, बारबरा मैसेकर में दरिया पीछे था, सामने फौज आई, फ्रंटियर ऑर्डिनेंस जिन्ना साहब ने किया, एंड मशीन गन्स वर यूज्ड टू किल ऑल ऑफ देम. किसी को नहीं पता पाकिस्तान में कौन किधर मर गया. तो होता है, you have to give sacrifices, but some people are willing to do that, others are willing to cash in on that. कि वो उनका होता है कि इसमें तिजारती फायदा क्या हो रहा है. तो थोड़ा बहुत इंडिया का फ्लॉ ये है कि वो तिजारती फायदे में ही लगे रहते हैं, वो असल ट्रूथ के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त इंडिया. वरना अब तक क्या जिनके नेशनल एंथम में सिंध हो और उनको ये ना पता हो सिंध है कहाँ. It is quite odd कि इंडिया के नेशनल एंथम में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, they have no clue सिंध किधर है, सिंधी होता क्या है, कि सिंध से ही हिंद है. You tell the Indians and they freak out. ये क्या बात कर रहे हैं सर?
तो हम गंगा जमुना, अरे गंगा जमुना तो तुमने एक्सक्यूज बनाया, निकले तो तुम सब मोहनजोदारो से हो ना, हम सब वहीं के हैं। बट ये जो तिजारती स्टेट ऑफ माइंड है ना कि इसमें प्याज टमाटर सस्ता कहाँ मिलेगा, that destroys people. You need to have a nationalist approach about not yourself but the land on which that gives you the right to live, the crops that are there, the flowers that are there. आपके तो हिंदुओं तो खैर क्रिमेट करते हैं, आपकी तो कई पुश्तें दफनाई गई हैं उन जमीनों में। सर हमारे अभी तक पता है आपको, पंजाब साइड पे या कोई ऐसा मिलता है ना, कराची में भी, जो कि कराची का ना हो, पंजाब का हो या यहाँ पे, वो अभी भी, यानी मेरे पेरेंट्स के टाइम तक वो कुछ साल पहले तक जब हम मिलते थे किसी से नए नए, तो वो पूछते थे कि आप अच्छा आपकी उर्दू बड़ी साफ है, कहाँ से हैं आप? तो अगर हम बताएं जी हम कराची से आए, तो पूछते थे क्या हिंदुस्तानी हो? तो मेरे पेरेंट्स कहते थे हाँ। उन्होंने कभी ना नहीं किया कि नहीं नहीं, आपको कहा ही हिंदुस्तानी जाता था। हमें अभी भी हिंदुस्तानी ही कहा जाता है। अभी भी लास्ट ईयर भी मैं किसी से मिली थी और वो मुझे कहने लगे आपकी उर्दू बहुत क्लियर है, क्या आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ, तो मैंने कहा जी। Many, but it wasn't even said in a negative way. It was an identity marker. मैं तो नाजिमाबाद का वो हूं ना, जो जहां से बहुत बेतहाशा था ही महाजरिस्तान, वो तो आई थिंक आई वाज द ओनली पंजाबी हु लिव्ड देयर। बट हिंदुस्तानी को पंजाबी कहते थे हिंदुस्तौड़े, आई रिमेम्बर दैट। और फिर वो हिंदुस्तानी जो थे वो खुद भी अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे। और महाजिर वर्ड वाज पनागीर, और महाजिर वाज सेड इन अ डेरोगेटरी टर्म। I've lived through those days, क्योंकि मेरी तो बचपन ऑफ 50s के अंदर इट वाज ऑल रॉ। आपको पता चलता था कि ये बिहार से हैं, ये हैदराबाद दक्कन से हैं, ये लखनऊ के हैं, एंड एवरीवनस उर्दू प्रोनाउंसिएशन वाज डिफरेंट इन कराची। इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट और बड़े मजे आते थे। बिहारियों के घर आवाज देना भी, दोस्त को बुलाने के लिए भी अलग देना पड़ता था, अरे कहाँ हो, इस टाइप का बोलना पड़ता था। वी वुड लव इट बिकॉज 15 किस्म की उर्दू थी कराची में, ऑनेस्ट टू गॉड। मकरानी की अलग उर्दू थी, कैथलिक की अलग उर्दू थी, हर बंदा अलग उर्दू बोल रहा था। एंड एक लिहाज से बड़ा अच्छी चीज बन सकती थी। लेकिन फिर आया आपका मजहब इस्लाम, और उसने कहा कि यहाँ कोई हिंदू नहीं रहेगा, कोई वो जब से तेल 1973 के बाद जब तेल निकला है अरबों के पास, उन्होंने तबाही मचा दी हमारी। ना वो सऊदी जो बंबई और कराची में भीख मांगा करते थे अपने आप को सैयद कह के वो खैरात देना टू एन अरब इज कंसिडर्ड डबल फायदा ना, शायद ना पता हो आपको। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको इमाम बाड़ों को तो पता होगा कि सैयदों की अलग दी होती है, नॉन सैयद चिया की अलग होती है। तो वो जब बैठती जाए और उसे कोई काउंटर ना करे, then becomes an institution, then it forms a tool to spread hateness. तो जब आपकी सिंधी सिंध में बैन हो जाए तो कौन बोलेगा? हम सबको तो बताया गया कि सिंधी और ये मकरान और बलोच ये जानवर टाइप के लोग होते हैं, ये कराची के बाहर रहते हैं, एक्सटीरियर में इनसे मिलना विलना नहीं, ये डाकू लोग होते हैं, ये सिनेमा की टिकटें ब्लैक में करते हैं, ये ऑल दीज स्टीरियोटाइप्स देयर। हमें तो नहीं पता था कि लसबेला के उस पार जंग हो रही है, which was just 50 miles from Karachi. We didn't even know in the 60s कि शेरू मरी कौन है, उसको आज जनरल शराफ कहते हैं, ये सब we learned later on. People still don't know in Pakistan who was General Sharaf. I doubt it. आप किसी से पूछ लीजिए इस्लामाबाद, किसी को पता हो, वो कहेगा ये कहाँ से आ गया जनरल शराफ। उसकी तस्वीर मैंने डाली थी फेसबुक पे 2-4 दिन पहले। लोग कह रहे थे ये वो हैं अपने क्या नाम है जो इंटेलेक्चुअल भी हैं हमारे लाहौर के, बहुत बड़े बीसीसीआई के चेयरमैन भी थे, नजम बोले ये नजम सेठी। उसका 1000 बन निकल रहा है, काले चश्मे पहने, मैंने नहीं भाई ये नजम सेठी नहीं है, क्योंकि नजम सेठी फॉट विद द बलोच, आपको पता है।
अच्छा 1970 की वॉर में, द बलूचिस्तान सिविल वॉर, रजम सेठी and a lot of people who were not Baloch were fighting on the side of the Baloch. सही। कौन किसको बताएगा, कौन लिखेगा, कौन पढ़ेगा? नहीं सर, सब सुनेंगे, कम से कम आपसे सुन के बहुत कुछ लोग सीखेंगे, बहुत कुछ लोगों को पता लगेगा और अपनी हिस्ट्री को भी सही करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू अपना सो मच, बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें। आयशा थैंक यू को मेरा सलाम। थैंक यू सर। ओके ओके।